बर कौन सा? अरे वो बुलियन अलजेब्रा है, वो सब हट चुका है, वो सब नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ रहे थे ना? क्या क्या पढ़ा था? अरे भाई छोड़ो, इधर आओ, फटाफट बताओ। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए। सुनो, अगर मान लो हम कहें यहां से एक रे पड़ी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी? ये R1 कहलाएगा और ये R2। और क्या लाइट यहां से बाहर निकल जाएगी एंगल ऑफ इमरजेंस ई से? अरे होगा ना? तो इसमें कंडीशन क्या था कि R1 प्लस R2 किसके बराबर था? ए के। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, और यहां से अपना एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर था? आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है ना? अगर हम कहें इफ आई इक्वल्स टू ई, तो क्या R1 इक्वल्स टू R2 हो जाएगा? इफ आई इक्वल्स टू ई तो R1 इक्वल्स टू R2। तो भाई डेविएशन जो होता है क्या वो मिनिमम होता है? तो डेल्टा एम क्या 2i माइनस ए हो जाता है? अरे क्लियर है क्या? और अगर डेविएशन का हम यहाँ पे ग्राफ खींचे हैं, डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो क्या आपने को कुछ ऐसा ग्राफ मिला है? और ये वो ग्राफ है जो आई बराबर ई है। और क्या दो एंगल्स पर सेम डेविएशन होगा? अरे होगा ना? हाँ गार्ड जी। हाँ बताओ बच्चा। हाँ, कोई सा भी ले लो, गुड्डा ले लो। हाँ, दो चाय, तीन चाय ले लेना। हाँ भाई सुनो, यहां पर अगर देखो, यहां पे डेल्टा डेविएशन क्या दो एंगल पर मिलेगा? एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एक एंगल ऑफ इमरजेंस। ये तो कहानी है। अच्छा, और क्या पढ़े थे? आई बराबर क्या डेल्टा एम प्लस ए बाई टू पढ़े थे? आई बराबर कितना? डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। अच्छा, और क्या पढ़े थे? हाँ भाई, और क्या म्यू इक्वल्स टू पढ़े थे? क्या? साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अरे सवाल बनाए थे कल इस पर बेस्ड, बनाए थे ना? अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें है थिन प्रिज्म। अरे TIR वाली सिचुएशन याद है? टाइप्स ऑफ प्रिज्म की बात किए थे। हाँ, अरे भाई अभी बच जाए, थोड़ा थोड़ा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है। अभी डिवीजन करना बाकी है, तो हम ऐसे निकाले थे ना, डेल्टा निकाले थे, उसी से कहानी शुरू होगी। छोटा सा है, कुछ नहीं है। ये बताओ, प्रिज्म, एक अपने पास कौन सा प्रिज्म है? नॉर्मल प्रिज्म। जब प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो अपने पास 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। क्लियर है क्या? नॉर्मल प्रिज्म। उसके बाद नॉर्मल प्रिज्म में लाइट इस सरफेस पर पड़ेगी, क्या फिर इस सरफेस पर पड़ेगी और फिर यहां से बाहर निकल जाएगी? यस सर। इसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। शेप याद रखोगे बस, उतने से काम बन जाएगा। थिक प्रिज्म में क्या है, ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। इसके बाद यहां से रे पड़ने के बाद क्या इस पर पड़ती है, फिर यहां पड़ती है, फिर अपन नॉर्मल खींचते हैं, फिर लाइट इधर बाहर निकल जाती है। अरे जाती है ना? और एक और प्रिज्म था, ये थिक प्रिज्म हो गया। और एक प्रिज्म और था, और कौन सा प्रिज्म था? थिन प्रिज्म। अरे था ना भाई साहब? तो थिन प्रिज्म की क्या स्टोरी थी? क्या एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होगा? अरे होगा ना? अब रे यहां पर पड़ेगी, बेंड होगी, यहां जाएगी, लेकिन अब नॉर्मल इसमें ऐसे पड़ता है ना, और फिर लाइट ऐसे बाहर बेंड हो जाती है। अरे क्लियर है? हाँ, तो टाइम से आया करने था, यही तो पढ़े थे। आज इसी थिन प्रिज्म पे ज्यादा चर्चा करेंगे। हाँ, 10 डिग्री से कम, 10 डिग्री से कम। ये बताओ, ये सवाल बना लिया था? ये भी, ये भी, ये भी, ये 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 हो गया था। हाँ, ये नहीं हुआ था, हो गया था, हो गया था। 3/4 ऑफ द प्रिज्म, हाँ 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 हाँ, ये हुआ था।
The angle of minimum deviation measured with a prism with a prism of 30 degree and the angle of prism is 60 degree. इधर निकाल सकते हो क्या? ये कह रहा a ray falls on the prism ABC, AB equals to BC and travels as shown in figure. The minimum refractive index for the prism material should be. इसका मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? अरे भाई ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड्स बराबर है क्या? तो क्या 45 है? TIR शो कर रहा है, तो क्रिटिकल एंगल मिनिमम कितना होना चाहिए? अरे म्यू इक्वल्स टू साइन सी होता ना भाई साहब, 1 म्यू इक्वल्स टू साइन सी, तो 1/√2 रखोगे या सी की वैल्यू 45 रख लो, जस्ट 45 ना, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2। म्यू का ये मिनिमम वैल्यू है, तो आंसर हो गया √2। और बताओ, ये बनाया था? ये नहीं बनाया था? हाँ अच्छा, कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 एंड इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर्ड। करवाया था? करवाया था ना। और कह रहा है कि अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम अदर फेस विल रीट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म इज। क्या वो एज इट इज वापस आना चाहिए? मतलब दूसरी सरफेस पर कितने एंगल पर पड़ना चाहिए? 90 डिग्री पे ना। कराया था एक क्वेश्चन यार, यहां से लाइट ऐसे पड़ेगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और यहाँ 90 डिग्री पे पड़ेगी। अरे पड़ेगी ना भाई साहब। तो क्या सिचुएशन था इसमें? लाइट जैसे जाएगी वैसे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। अरे कर लेगी ना। तो ये अपने पास एंगल ऑफ प्रिज्म था, क्या ये एंगल पता चलेगा तो ये भी निकाल देंगे, और ये पता चलेगा तो आई भी निकाल पाएंगे। कर पाओगे यार? कराया था, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। ये बताओ, ये बताओ तो, सीबीएसई आईपीएमटी 2012, फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल द प्रिज्म मस्ट बी क्या भाई? लाइज बिटवीन 2 एंड √2। बोलो बोलो बोलो। कह रहा है फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, कि डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? ए के बराबर। डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर? ए के बराबर। मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम जो है वो किसके बराबर हो जाए? ए के। द प्रिज्म मस्ट बी मेड ऑफ मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बना होना चाहिए? तो म्यू बराबर क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। म्यू इक्वल्स टू साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। अरे समझ रहे हो? नहीं आ रहा है? ये कैसे लिखे हैं, समझ आया? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। फॉर्मूला क्या है अपना? म्यू बराबर, म्यू बराबर फॉर्मूला क्या है? साइन, सब बोल लो यार, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अरे क्लैरिटी है क्या? तो डेल की वैल्यू कितनी है? अरे कल क्लास में कराया था ये सवाल यार। साइन ए अपॉन साइन A/2, क्या इसको दो पार्ट में तोड़ दोगे? क्या बनेगा? हाँ भाई, 2 sin A/2 cos A/2 अपॉन साइन A/2। क्या A/2 से A/2 कट जाएगा? म्यू बराबर कितना? 2 cos A/2। तो म्यू कितना हो सकता है? एक बार क्या डाल दोगे? एक की जगह 0, और एक बार एक की जगह 90। अरे क्लियर है ना? एक की जगह ऐसा इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि जो मिनिमम डेविएशन आप देख रहे हैं डेल्टा, वो 90 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री। क्लियर है ना? और डेल्टा एम और ए बराबर है, मतलब अगर डेल्टा एम का रेंज 0 से 90 है, डेल्टा एम का रेंज 0 से 90 है, तो ए का भी रेंज कितना होगा? 0 से 90, क्योंकि दोनों बराबर चल रहे हैं। तो एक बार ए की जगह 0 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा? म्यू बराबर 2। अरे क्लियर है? और एक बार ए की जगह क्या डाल दोगे? 90। ठीक है ना? एट ए इक्वल्स टू 0, एट ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, म्यू बराबर कितना हो जाएगा? √2। क्लैरिटी है? तो सही आंसर लाइज बिटवीन 2 एंड √2। ये सवाल, a ray of light is incident at an angle of incidence on one face of a prism of angle A assumed to be small and emerges normally from the opposite face. If the refractive index of the prism is mu, then the angle of incidence I is nearly equal to। I किसके बराबर होगा? हाँ, कौन सा प्रिज्म है? थिन प्रिज्म। अभी तो पढ़े नहीं है, अभी थोड़ा पढ़ते हैं इस पे। ये बताओ मेरा,
ये सुनो, ये सवाल बोलो। सब के सब वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं यार, बनाए थे। कुछ नहीं, मुंह उठा के चले आओ, बनाओ मत, सवाल ना बनाओ। इसी वजह से हम पीपीटीज में क्वेश्चंस छोड़ते हैं यार, कि क्वेश्चंस बना के तो आओ कम से कम भाई। कहा होने था, बताओ। अरे रुको तो यार, अभी अभी पढ़े ही नहीं है वो तो, कहाँ से। इसमें आ गया है क्या कोई सवाल? कौन सा? ये देखो, ये कर पाओगे? क्या कह रहा क्वेश्चन, पढ़ो। A ray of light is incident at an angle of incidence on one face of prism of angle A, assumed to be small, and emerges normally from the opposite face. अच्छा अभी पढ़े नहीं है ना, ये वाला तो अभी पढ़े नहीं, अभी पढ़ते हैं। इसको नीचे लेके चलो। हम्म, ये बताओ, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है? ए। वन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a on the first surface returns back through the same path after suffering reflections at the silvered surface, then refractive index mu बराबर। क्या स्नेल्स लॉ लगेगा? बोलो क्या करोगे? ये तुम्हारे पास एक प्रिज्म है, इसका ये ए है, यहां से एक लाइट पड़ी, कितने एंगल से? 2a से ना। और फिर क्या ये इस सिल्वर्ड सरफेस पर 90 डिग्री पे पड़ी, तो ये कितना होगा? बोलो। 90 माइनस ए, तो ये कितना होगा? ए। हमें नहीं आया, ये 90 माइनस ए है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ए। अब क्या स्नेल्स लॉ लगा दो, 1 इंटू साइन 2a बराबर कितना? म्यू इंटू साइन ए। फिर वही बात हो गई क्या, साइन 2a को क्या लिखोगे? 2 sin a cos a इक्वल्स टू म्यू साइन ए। समझ आया ना? साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो म्यू बराबर कितना होगा? 2 cos a। म्यू बराबर कितना? 2 cos a। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? ये सवाल देखो क्या कह रहा है। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? ए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज cot a/2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बोलो बोलो बोलो, क्या लिखोगे भाई? म्यू बराबर फॉर्मूला क्या है? हाँ रुक जा भाई, और लोग को रहने दे, तू चुप हो जा। आप बोलेगा, अगर तूने बोला अब तो मारे मुंह फोड़ दूंगा मैं। मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, चुपचाप बैठ के देखो, कहानी सुनो बस। साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। अरे क्लियर है ना? म्यू का वैल्यू कितना, ये तो कैलकुलेट करना है कि नहीं, दिया हुआ है? दिया हुआ है कितना? कॉट a/2। तो क्या लिखेगा इसको? बोल, कॉट a/2 को क्या लिखेगा? कॉस a/2, कॉस a/2 अपॉन साइन a/2 इक्वल्स टू क्या? साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। क्या इससे काट दें? अरे काट दें। अब क्या करें, बोलो। अब यहां पे क्या बचा? कॉस a/2। कॉस a/2 को क्या लिख सकते हो? फिर बोले तुम। अब माँ मुंह फूट जाएगा दास। कॉस a/2 को क्या साइन में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हो ना? हाँ। अभी ले आऊंगा तुम्हारे सवाल, तब तुम्हारा मुंह से नहीं निकला ना, माँ मुंह फोड़ दूंगा मैं। रुको। कॉस को क्या लिख सकते हैं? क्या 180 ऐड कर दिया जाए यार, कि 90 ऐड कर दिया जाए? कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो 180 ऐड करोगे। 90 प्लस की माइनस? 90 प्लस a/2। अरे क्लियर है? इक्वल्स टू कितना? साइन, साइन बोलो, साइन डेल्टा एम प्लस a/2। तो क्या साइन से साइन कट जाएगा? कट जाएगा। अब डेल्टा एम निकाल लोगे? निकल जाएगा। 90 प्लस a/2 बराबर कितना? डेल्टा m/2 प्लस a/2। a/2 से तो a/2 कट गया, तो डेल्टा m तो कितना हो गया? हाँ हाँ रुको तो, तुम्हें कैसे पता कि 90 माइनस a/2 ही लिखोगे? बात समझ रहे हो ना?
तो डेल्टा एम बराबर कितना आ गया? एक तो आ गया कितना भाई साहब? 180 डिग्री। ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो फिर यहाँ 90 प्लस ए बाई टू की जगह क्या लिखोगे? 90 माइनस ए बाई टू। तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए बाई टू बराबर डेल्टा एम बाई टू प्लस ए बाई टू। क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे? तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस टू ए डेल्टा एम बराबर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 180 माइनस टू ए। समझ गए? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। क्या यहाँ लाइट पड़ेगी हो? ये एंगल कितना है? 30। नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये कितना? 60। ये कितना? 30। क्या लाइट TIR शो करेगी? लाइट TIR शो करेगी? नहीं। अरे 30 डिग्री है ना। साइन C बराबर क्या लिखोगे? 1/√3। और 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो ये 1/2 से बड़ा है कि नहीं है? अरे √3 2 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है। तो डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी है, TIR शो नहीं करेगा। लाइट इस सरफेस से बाहर आ जाएगी एंगल E से, आएगी ना। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3। तो √3 इंटू साइन, बोलो बोलो बोलो, साइन क्या लिखोगे? साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना? 1 इंटू साइन E। तो E बराबर क्या 60 डिग्री आ जाएगा? अरे आ जाएगा। अब जिसको डेटा याद होगा वो डायरेक्टली कर लेगा, नहीं याद होगा तो कैलकुलेट करके निकालेगा। अब ये देखो, नहीं कराऊंगा ये बात, आज चलो करा दे रहा हूं। फॉर अ प्रिज्म ए कितना है? 60। एन कितना है? फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस सो द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। क्लियर है? ऑल्सो फाइंड डेल्टा मैक्स। दो चीजें निकालनी है। अभी तक हम मिनिमम डेविएशन खेल रहे थे, अब क्या? मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है ना? क्या रहा है? फॉर अ प्रिज्म ए बराबर कितना दे रखा है? बोलो बोलो बोलो, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है? 60 डिग्री ना हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर √7/√3। ठीक है ना? फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट लाइट रे रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस। मिनिमम पॉसिबल एंगल, बोलो क्या होगा? क्या यहां पे ऐसे रे पड़ेगी? क्या यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओगे आई? यहां पर क्या नॉर्मल ड्रॉ करोगे? मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सोचना, आई मिनिमम मतलब ये R1 है ना, तो मिनिमम की मैक्सिमम आई। सोचो, ध्यान से सोचो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल है। कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द लाइट रे रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। क्लियर है क्या? सोचना कि लाइट रे रिफ्रैक्ट करनी चाहिए, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल रिफ्रैक्शन टाइप बात है, क्या वो ये है? सरफेस के ऊपर ग्रेस करने वाली। अरे है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? ये अपने पास क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। R1 कितना हो जाएगा? R1 को क्या लिखोगे? A-C। A-C। तो भाई इस पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा क्या मिनिमम होगा? नहीं आया, गधा हुए तुम लोग। ध्यान से सुनो, देखो सुनो, हमसे क्या बोला? सवाल पढ़ो। क्या रहा है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्ट करनी चाहिए। अरे क्लियर है? तो सोचो, प्रोसेस सुनो। जितना बड़ा आई आई होगा, ध्यान से सुनो, मिनिमम मिनिमम गया भाड़ में, जितना बड़ा आई होगा क्या उतना बड़ा R1 होगा? होगा ना? क्या उतना ही छोटा R2 होगा? आया है नहीं आया? क्योंकि A बराबर क्या है? R1 प्लस, ये तो फिक्स है। तो अगर R1 बड़ा है तो R2 छोटा होगा, तो क्या यहाँ रिफ्रैक्शन भी छोटा होगा? होगा ना? अरे भाई जितना बड़ा यहाँ R2 होगा तो वहां उतना ही बड़ा तो E भी मिलेगा ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुमसे क्या पूछा है? आई मैक्स की आई मिन? जितना छोटा तुम्हारा आई मिन होगा उतना छोटा तुम्हारा क्या होगा? R1। उतना बड़ा तुम्हारा
और उतना ही बड़ा तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस की मैक्सिमम बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? क्लियर है क्या? अगर ये 90 डिग्री है तो मेरा R2 कितना हो जाएगा? C। अरे अगर रेयरर मीडियम में 90 बन रहा है तो डेंसर मीडियम में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर। कोई जादू बोल रहा हूं मैं? कुछ बहुत टफ? पक्का ना? बस ये सब चीजें एग्जाम टाइम पे हमको जल्दी याद नहीं आती। क्या भाई चाय बिस्किट दे दो? बहुत बढ़िया यार, थैंक यू यार। और एक गिलास पानी दे दो यार, गुनगुना पानी, ठीक है ना? रात भर आज मेरी बिटिया ने मुझे सोने नहीं दिया। मेरी बीवी की तबीयत खराब थी कि वो नाटक कर रही थी, मुझे पता नहीं। रात भर बिटिया घुमाया हूं मैं, सुबह खाना भी नहीं मिला कुछ। बहुत कष्ट है यार जीवन में, लड़के के जीवन में बहुत कष्ट होता है। आदमी बना ही कुत्ता बनने के लिए, पैदा ही इसीलिए हुआ है। लंच लाए हैं? अभी खा लेंगे, रुके तो अभी, अब काम घर का हो गया। क्या बात है यार, तुम ही लोग यार, क्या यार दिल रख लेते हो तुम लोग यार। चल भाई इधर ध्यान से देखो, सुनो सुनो सुनो, कहानी समझ आई कि नहीं? कहानी समझ आई? ये क्या है? आई। आई अगर मिनिमम होगा, आई तो मिनिमम करना है ना, तो क्या मेरा R1 भी मिनिमम होगा? क्या मेरा R2 मैक्सिमम होगा? अरे क्लियर है? और रिफ्रैक्शन के लिए क्या R2 की मैक्सिमम वैल्यू C के बराबर हो गए? अगर R2 उससे बड़ा हो गया तो क्या लाइट TIR कर जाएगी? सिंपल बन गया सवाल, अब यही सोचना था। तो सोच, अगर मेरा R2 C है तो मेरा R1 कितना होगा? A माइनस सी। नहीं आया? चल आजा, अब देख अब क्या लिखेंगे। 1 × sin I बराबर कितना? 1 × sin I बराबर, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखोगे? √7/√3 साइन, साइन, साइन R1। R1 की वैल्यू क्या है? A माइनस सी, A माइनस सी। अब कैसे निकालोगे? क्या A तुमको पता है? क्या C तुमको पता है? अरे पता है ना। अब जैसे यहां पे हम n = √7/3 लिख दिए, तो थोड़ा टिपिकल हो गया गणित। तुमको जब ये n लिख के आएगा तो ऐसा वैल्यू लिख के आएगा कि तुमको डायरेक्टली C मिल जाएगा। अरे क्लियर है ना? जैसे मान लो ये लिख के आ जाता √2, क्या लिख के आ जाता? √2, तो तुम्हारा C क्या हो जाता? 45। कितना हो जाता? 45 हो जाता ना? बहुत बढ़िया है, थैंक यू भाई। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सारा गेम इतना ही था। अब यहां के बाद तो भाई अब तो गणित है, ठीक है ना? तो कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया? साइन आई, √7/√3 को बाहर कर लो, और साइन A + B का साइन A - B का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A cos C माइनस cos A sin C। ये बताओ क्या यहाँ सबकी वैल्यू तुमको पता है? अरे पता है कि नहीं पता है? अरे भाई साइन C, ये देखो ना, साइन C का मतलब कितना है? ये तुम्हारे पास कितना है? ये तुम्हारे पास हो जाएगा √3, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? √7। अरे हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, तो ये हो जाएगा कितना? 2। नहीं आया? अरे भाई n ये है ना, तो साइन C बराबर क्या लिखोगे? √3/√7 लिखोगे कि नहीं? 1/μ ना? हो गया सवाल, वैल्यू डाल दो, आंसर क्या आई आ जाएगा? आई आ जाएगा ना? हाँ। अब ये डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यही सेम सवाल तुम्हारे एग्जाम में अगर पूछा जाए, और ऐसा सवाल अगर पूछा गया ना भाई साहब, बुद्धि हरी हो जाएगी आपकी, ये बात जान लीजिए। मतलब 100% में से केवल 0.1 या 0.2% होंगे जो इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे कि सवाल कह क्या रहा है, और है एक लाइन का ही सवाल। सोचिए अगर यही मेरे पास यहाँ √2 लिखा होता, तो हम क्या डायरेक्टली साइन C बराबर 45 डिग्री डाल देते? ए कितना है? 60। ए 60 है ना? तब ये आपको 60 नहीं देता, तब ये आपको दे देता 90 डिग्री। बात समझ रहे हो ना? तो 90 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा? 45, साइन 45 बन जाता। और यहाँ अपने पास 1/√2 है, 1/2 हो जाता, आई का वैल्यू आपका 30 डिग्री आ जाता। दैट्स इट। समझ पाया ना? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब इसमें पूछ रहा है डेल्टा मैक्स बताओ। क्या पूछा? डेल्टा मैक्स। तो डेल्टा मैक्स क्या लिखोगे भाई? डेल्टा मैक्स क्या लिखोगे? यही तो होगा मैक्सिमम डेविएशन। रिफ्रैक्शन में इससे बड़ा डेविएशन संभव नहीं है, नहीं है। क्लियर है ना? अब तुमको आई पता है, तुमको क्या पता है? R1 पता है, पता है ना?
तो क्या ये एंगल बता सकते हो? क्या ये एंगल भी बता सकते हो? दोनों को जोड़ दो, क्या डेल्टा मैक्स आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल जो होगा अदर दो कॉर्नर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, समझ पा रहे हो? अगला हिस्सा क्या है? थिन प्रिज्म। क्या है भाई साहब? थिन प्रिज्म। चले शुरू करें? हुआ नहीं है अभी, इसी में पढ़ना है, यहीं से कहानी थोड़ी शुरू होगी आगे। देखो, थिन प्रिज्म में हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि डेविएशन निकालते कैसे हैं, निकालते थे ना। अब उसी को थोड़ा फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। ये है अपने पास एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है भाई साहब? एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पर एक रे पड़ी, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पर एक रे पड़ी, आपने ऐसे एक नॉर्मल खींचा, और ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अरे हुआ ना? क्या लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी? कितने एंगल से? R1 से। अरे करेगी ना? फिर आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और लाइट ऐसे बाहर निकल जाएगी। कितने से? एंगल ऑफ इमरजेंस कितने से? E से। ये तो आपके पास एक तरीका हो गया कि डायरेक्टली आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने आ गया। और ये आ गया तो फिर कुछ खास बात नहीं है यार। मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं करता कभी भी किसी भी प्रिज्म के लिए कोई फॉर्मूला यूज करा जाए। तुम एकदम बेसिक से चलो, तुम्हारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। क्लैरिटी है ना? हाँ, बट ये है कि नीट में अपने पास थोड़ा समय कम रहता है, तो हमको कुछ रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक एक बात सीखी थी तुमने, क्या? म्यू बराबर साइन, पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, पढ़े थे ना? एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो क्या लिखोगे? अरे बोलो, म्यू बराबर क्या लिखोगे? डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन अपॉन ए बाई टू। क्या इससे ये कट जाएगा? अरे कट जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या मिलेगा? म्यू ए माइनस ए। तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा? ए कॉमन कर लिया जाए, ए कॉमन कर लिया जाए, म्यू माइनस वन, ये डेल्टा हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। अरे क्लियर है क्या? बात समझ में आई? पल्ले पड़ा कुछ? कोई दिक्कत नहीं? चले आगे बढ़े। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो, ये यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। यहां पे कितना है? म्यू। अरे है ना? पल्ले पड़ रहा है? तो क्या लिखोगे? 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू R1। एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अरे क्लियर है? तो म्यू इंटू वाई बराबर म्यू इंटू R1। 1 इंटू वाई बराबर म्यू इंटू R1। फिर यहाँ क्या? म्यू इंटू R2। अरे क्लियर है ना? इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ई। अरे क्लियर है ना? फिर साइन हटा दोगे। फिर डेल्टा बराबर क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए, उसमें वैल्यू डाल दो। अरे क्लियर है? डेल्टा बराबर क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए। अब सोचो आई की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे? बोलो, आई की वैल्यू क्या लिखोगे? 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू क्या? म्यू इंटू साइन R1। तो आई बराबर म्यू R1। अरे क्लियर है क्या? तो ई बराबर म्यू R2 लिख लें हो? लिख लें? डायरेक्टली लिख लें, कोई दिक्कत नहीं? वैल्यू उठा के डाल दो। डेल्टा बराबर कितना हो? म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। क्या म्यू कॉमन कर लोगे? और R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? ए के। तो क्या मिलेगा? म्यू ए माइनस ए। क्या ए को कॉमन कर लिया जाए? क्या आ गया? म्यू माइनस। आ गया हो? चलो नोट करो, लिखो थिन प्रिज्म लिखो। हम्म ये कंडीशन तब होती है ना वैलिड, जब आई और ई दोनों बहुत छोटे हो, आई बहुत छोटा हो, ठीक है ना? थिन प्रिज्म पे ये जरूरी थोड़ी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा छोटा ही होगा। क्या चीज? हाँ, क्या है? अच्छा यहाँ पे, ठीक है।
दो मेथड्स हैं। हो गया। मेथड 1, मेथड 2। लग के पढ़ लो, बढ़िया से सवाल बना लो, मॉड्यूल बना लो थोड़ा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ लोगे, अब यही वो समय है जो निर्धारित करेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़े हो? कितना धीरे लिख रहे हो यार। हो गया भाई? पीछे मित्र हो गया? चलो आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 4.5 डिग्री, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.52, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी। डेल्टा एम बराबर क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? क्या ए कॉमन कर ले? म्यू -1, ए कितना है? 4.5, और म्यू कितना है? 1.52 -1। क्या सॉल्व कर सकते हो? अरे कर सकते हो ना, डेल्टा एम आ जाएगा लगभग 0 पॉइंट कितना, 2 पॉइंट के करीब आएगा, 2.3 डिग्री। हाँ 2.3 आएगा भाई, 0.5 हो गया ना, आधा हो जाएगा। ये देखो, a ray of light is incident at an angle of incidence on one face of prism of angle A assumed to be small and emerges normally from the opposite face. If the refractive index of the prism is mu, then angle of incidence I is nearly equal to। I किसके बराबर था? बोलो I किसके बराबर था? बढ़िया सवाल है। हाँ बी नंबर वाला, म्यू ए बाई 2। पहला कौन कहा है? बी। दूसरा कैसे किए हो? हाँ पता नहीं क्या बोल रहे तुम यार, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा लाउड बोलो। अब बोल ले यार, इतना शर्मा रहा है यार तू। क्या किया तूने? बोलो। हाँ या गुड जॉब। ये तुम्हारे पास थिन प्रिज्म है ना? हाँ। यहाँ पे लाइट पड़ी, तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर लाइट यहाँ पड़ी, यहां से सीधी चली गई ना? अरे गई ना, गई ना। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? A ray of light is incident at an angle of incidence on one face of prism of angle A। तो डेल्टा एम बराबर क्या लिखोगे? I प्लस ई माइनस ए। तो I कितना है नहीं पता, E कितना है? E कितना है वो? 90 डिग्री की 0 डिग्री? 0 डिग्री ना, -A। तो डेल्टा बराबर कितना हो गया?
आई माइनस ए। अब क्या करें, बोलो बोलो। हाँ, डेल्टा एम लगा दें क्या भाई? डेल्टा एम, एक तो फॉर्मूला आपके पास, डेल्टा एम बराबर क्या है बोलो? ए इंटू म्यू माइनस वन। इससे क्या होगा? हाँ, सेंसो लगा दें? हाँ, बढ़िया। जब कुछ ना समझ आए तो सिंपल क्या करो, सेंसो लगा लो। सेंसो क्या होता है भाई? बोलो बोलो बोलो। ये तुम्हारे पास एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये कितना हो गया, कितना हो गया? 90 माइनस ए। ये कितना होगा, कितना होगा? ए। तो क्या लिखोगे? 1 × sin i बराबर म्यू इंटू साइन ए। एंगल इज वेरी स्मॉल, तो आई बराबर म्यू ए। द राइट आंसर इज ए। कौन था? ज्यादा दिमाग लगा दे रहे हो नहीं? ठीक है, पूछ गए। चलें आगे बढ़ा। और देखो, कह रहा अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 4 डिग्री, मतलब ये क्या है? ए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल प्लेन मिरर एज शोन। फिगर दिया ही नहीं है? हाँ मुझे याद है भाई, मुझे याद है, टेंशन मत लो। ऐसे मिरर रखा हुआ है, ठीक है ना? तुमसे कह रहा है कि लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल प्लेन मिरर एज शोन, अ हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द मिरर? यहां से कैसे हॉरिजॉन्टल रे आई, नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट इधर मुड़ेगी, अरे मुड़ेगी ना, अब फिर कहीं यहां जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इस प्रिज्म के ऊपर गिरेगी। तो यही निकालना है, यही निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत आसान सवाल है, आंखों के सामने है एकदम सब तुम्हारे, ध्यान से देख लो, बता लोगे। ध्यान से देख लो, थिन प्रिज्म है ना, थिन प्रिज्म है ना, बहुत ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तब फाइनेस्ट टाइप, बस आंखों के सामने सब है, अगर देख लेगे तो सवाल बन जाएगा। देखो, चलो हिंट दे देता हूं, इसी लाइन से लेना देना है सब। मैंने जिंदगी तेरे नाम की। हाँ जी। सर खाना आपका आ गया। अरे क्या बात है यार, बहुत सही। पहुंचा दे वेदांतु में 5th फ्लोर पे। हाँ 5वें फ्लोर पे दे दीजिएगा। झूठे घर यार आता है यार मैं, नहीं बना पाए। बना, बना हाँ? नहीं, कितना? तो 2 डिग्री आंसर होगा। बढ़िया। ये सोचो, अबे गधा तुम लोग इतना दिमाग लगा रहे हो, ये सोच, ये लाइन सीधी आ रही है, ये ऐसे मुड़ गया, जो यहां डेल्टा होगा वही तो यहां डेल्टा होगा, होगा कि नहीं होगा? और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? ए कितना है? 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1/2 लिख लें। अब म्यू का वैल्यू 1.5 है ना, 1.5 में से एक गया 1/2 तो कितना आ गया, 2। तो डेल्टा बराबर कितना आ गया, 2 डिग्री। देख कितना बढ़िया सवाल है, एक लाइन का सवाल। क्लिक नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, क्लिक कर जाएगा तो बन जाएगा। इसी वजह से मैं हिंट देके गया हूं कि सारा गेम इसी वाली लाइन से लेना देना है। समझ पाए? अच्छा ये बताओ, ये क्या है? चलो अब देखो, थ्योरी है अपने पास, 2-3 फॉर्मूले हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि जब एक लाइट एयर में ट्रेवल करती है, जैसे कोई रेडियो, कोई भी रेडिएशन जो उसमें ट्रेवल करता है, अपने एयर में ट्रेवल करता है, तो एयर में या वैक्यूम में हर एक हर एक रेडिएशन की रफ्तार c होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ रहे हो? चाहे लाल कलर की लाइट हो, चाहे वॉयलेट कलर की लाइट हो, दोनों की रफ्तार एयर में क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही मीडियम में जाएंगे, क्या रफ्तार दोनों की सेम रहेगी कि अलग अलग? रफ्तार बदल जाएगी, रेड की रफ्तार अलग हो जाएगी और
और वॉयलेट की रफ्तार अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का है या मीडियम का है लाइट के रिस्पेक्ट में? मीडियम का है लाइट के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसको अपन पढ़ कैसे लेते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। क्लियर है ना? तो सुनो, होता क्या है कि अगर मान लो मैं एक व्हाइट लाइट लगा के किसी मीडियम में चला दूं, तो जब वो लाइट उस मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? क्या व्हाइट लाइट समझते हो ना, 7 का वेव सारे, तो सबकी रफ्तार सेम की अलग अलग? सबकी रफ्तार, हवा में सबकी रफ्तार, अब पानी के अंदर क्या बिखर जाएंगे? बिछड़ जाएंगे ना एक दूसरे से। जब बिछड़ जाते हैं तो अपना कैरेक्टर दिखा देते हैं। क्लियर है ना? तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है ना, व्हेन पासिंग फ्रॉम एयर टू अ मीडियम इज नोन एज डिस्पर्शन। और ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि एयर में सबकी रफ्तार सेम है, सब साथ में भाग रहे हैं, लेकिन मीडियम में पहुंचते ही सबकी रफ्तार अलग अलग हो जाती, तो सब अलग अलग हो जाते हैं और वो 7 कलर्स हमको दिखाई देने लग जाते हैं, और इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। क्लियर है क्या? अच्छा, डिस्पर्शन में अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है एंगुलर डिस्पर्शन। क्या पढ़ना है? एंगुलर डिस्पर्शन। तो होता क्या है भाई? होता क्या है कि मान लो एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के ऊपर एक ऐसे व्हाइट लाइट पड़ी। देखना, व्हाइट लाइट समझते हो ना? ये प्रिज्म था, इस प्रिज्म के ऊपर एक व्हाइट लाइट पड़ी, और ये व्हाइट लाइट यहां से कुछ डेविएट होगी, और डेविएट होने के बाद ये अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में चली गई। देखो, सबसे पहला कलर जो आया भाई वो आया वॉयलेट। कौन सा आया? वॉयलेट। ये ज्यादा ब्लू हो गया ना, वॉयलेट दिख रहा है? वॉयलेट इसी को बोलते हैं? नहीं, इसको नहीं बोलते हैं यार, इसी को बोलते हैं वॉयलेट। फिर उसके बाद ब्लू, विबग्योर, इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू। अरे ठीक है यार, समझ लो, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। अरे ठीक है ना? फिर उसके बाद ग्रीन, फिर उसके बाद येलो, फिर उसके बाद ऑरेंज, और फिर उसके बाद रेड। अरे क्लियर है क्या? सबसे कम डेविएट कौन हुआ? सबसे कम डेविएट कौन हुआ? रेड। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी। अरे क्लियर है ना? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम था। अरे था ना? ये हमारा वॉयलेट, भाई कलर तो समझ पाए क्या? कलर तो पहचान पाते हो ना यार? थोड़ा बहुत इन सब में अंतर कर लेना, मुझे खुद नहीं पता। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तो हो गया वेबग्योर का सीक्वेंस। सबसे ज्यादा अपने पाथ से कौन डिविएट हुआ? सोचो, अगर ये प्रिज्म ना होता तो क्या ये लाइट सीधी जाती? क्या ये डेल्टा आर हो गया, डेविएशन इन रेड, और ये क्या हो गया? डेविएशन इन वाई, डेविएशन इन वाई, वॉयलेट डेविएशन इन वी, डेविएशन इन वी। क्लियर है क्या? अरे बात समझ रहे हैं क्या? सब लाइट का अपना अपना डेविएशन है। अच्छा, जो मिड रेंज कंसीडर किया जाता है ना, वो किसको कंसीडर किया जाता है? येलो को। तो इसको बोलते हैं क्या भाई? डेल वाई। क्या बोलते हैं? डेल वाई। अब एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? बोलो भाई, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? देखो, ये तो अपने पास हो गया बेसिक सीक्वेंस जो भी हम पढ़ के आए हैं। एंगुलर डिस्पर्शन, ये कौन सी लाइट है? वॉयलेट, ये कौन सी है? रेड, और ये कौन सी है? येलो। इन्हीं तीन को रेफरेंस में रख के हम सारी पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? तो एंगुलर डिस्पर्शन बेसिकली, एंगुलर डिस्पर्शन क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन क्या है? थीटा, दैट इज रिटन एज डेल्टा ऑफ v माइनस डेल्टा ऑफ r, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन। क्लियर है क्या? एंगुलर डिस्पर्शन क्या कहलाएगा? डेल्टा ऑफ v माइनस डेल्टा ऑफ r, डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, दैट इज नोन एज थीटा, दैट इज नोन एज थीटा, एंगुलर डिस्पर्शन। क्या भाई साहब, इसका क्या नाम है? एंगुलर डिस्पर्शन। अब ध्यान से सुनना, खाली छोटे छोटे फॉर्मूले हैं यार, टाइम पास चीज। डेल्टा वी की वैल्यू क्या लिखोगे? म्यू वी, अरे क्लियर है ना, -1 म्यू वी -1 इंटू ए, और डेल्टा आर क्या? म्यू आर -1, म्यू आर -1 इंटू ए। क्या करें, दोनों में से क्या कॉमन कर लें? ए कॉमन कर लें यार। ए कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर। अरे क्लियर है क्या? ये तुम्हारे पास हो गया क्या?
ये तुम्हारे पास क्या हो गया? हाँ, क्या चीज? हाँ, सब थिन प्रिज्म है, सब थिन प्रिज्म है। थिक प्रिज्म में देखने को मिलता है बट वो मेजरेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो थीटा बराबर क्या हो गया? ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ए म्यू वी माइनस म्यू आर। अरे क्लियर है ना? ये अपने पास ये थीटा क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्पर्शन। अब इसी में एक टर्म होता है डिस्पर्सिव पावर। क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर को जब लिखा जाता है ना, तो डिस्पर्सिव पावर को बेसिकली हम लिखते हैं थीटा बाई, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट किया जाता है और इसको लिखा जाता है थीटा थीटा बाई डेल ऑफ वाई। येलो के रिस्पेक्ट में, येलो के रिस्पेक्ट में टोटल एंगुलर डिस्पर्शन कितना हुआ। अरे क्लियर है? देखो भैया, तो ओमेगा बराबर यहां से अपने को क्या मिल जाएगा? बोलो थीटा क्या निकाले हो? थीटा क्या निकाले हो? ए म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई ए म्यू, भाई बोलो बोलो, म्यू वाई माइनस वन। क्या ए से ए कट जाएगा? अरे कट जाएगा। तो यहां क्या होगा? म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस वन। अच्छा, जब आप सवाल देखेंगे ना, तो सवाल में आपको म्यू वी दिया होगा और म्यू आर दिया होगा, म्यू वाई नहीं दिया होगा। तो आप याद रखिएगा, म्यू वाई की जो वैल्यू होती है वो म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई टू होती है। येलो बीच में लाई कर रहा है ना, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज होता है। अरे क्लियर है? तो छोटे छोटे फॉर्मूला इनको याद रखना है। ये बताओ, क्या डिस्पर्सिव पावर एंगल ऑफ प्रिज्म पे एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है? एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन कर रहा है। अरे थीटा तो करेगा ही ना यार। थीटा बराबर क्या है? ए म्यू वी माइनस म्यू ए। अरे क्लियर है ना? ये तो करेगा ही ना। म्यू आर भाई, म्यू वी माइनस म्यू आर। ओमेगा क्या है? किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। जितना सब कुछ लिखा है सब मीडियम की प्रॉपर्टी है। आप कभी ये मत समझना कि म्यू वी लिखने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट है। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वायलेट लाइट, एंड म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेड लाइट। बट अपन पढ़ने के लिए इसको क्या पढ़ लेते हैं? लाइट का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पढ़ने के लिए करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? अब सुनो। अच्छा, अगली कहानी अपने पास कि अगर हमारा कह रहा है फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म ए की वैल्यू क्या है? अगर 10 डिग्री से कम हो जाएगी तो एन वी माइनस एन आर डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। यही थीटा, यही तो पढ़ रहे हो यार, ओमेगा यही तो पढ़ रहे हो ना। कभी भी डिस्पर्सिव पावर चाहे एंगुलर डिस्पर्शन ऐसे प्रिज्म के लिए डिफाइन ही नहीं होगा जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत बड़ा हो। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को तब आप छोटा नहीं मान पाओगे, तब आप डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। ये कर पाओगे फिर? बोलो, ये किसके लिए निकल के आया है ये फॉर्मूला? थिन प्रिज्म के लिए। अब सोचो, इसमें दो बातें होती हैं, एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन और एक होता है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। यहां देखो, यहां क्या है? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या समझे हो? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर। तो एक अपने पास ऐसे प्रिज्म रखा था, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? ए। यहां से एक व्हाइट लाइट गई, इस मीडियम में स्कैटर कर गए, हमने दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख दिया। तो जब दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख देंगे तो क्या होगा? ये 7 की 7 लाइट क्या बन जाएंगे? व्हाइट लाइट। इसको न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने किया था इसको। पता है क्या हुआ? जब हम लोगों ने ऐसा देखा कि हम ये नहीं मानते थे पहले कि जो लाइट का कलर है वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलके बना है। तो जब हमको रेनबो देखने को मिलता था तो हम ये सोचते थे, क्योंकि उस समय हम लोग थोड़ी थोड़ी एटॉमिक फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, बहुत थोड़ा थोड़ा, तो हम ये मानते थे कि जैसे प्रिज्म से अगर कोई लाइट पास कर रही है और वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जा रही है तो उसके लिए जिम्मेदार प्रिज्म है, वो प्रिज्म से लाइट निकल रही है। क्लियर है ना? उसमें लाइट का कोई रोल, व्हाइट लाइट का कोई रोल नहीं है। तो न्यूटन को लगा यार ऐसे कैसे, ऐसे कैसे रेनबो बन रहा है? तो रेनबो में कहा कि जो 7 कलर्स आपको दिख रहे हैं प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो में, वो वहां जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उन वाटर ड्रॉपलेट्स की प्रॉपर्टी है रेनबो बनाना, लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो यहां पर व्हाइट लाइट पड़ी है तो वो किस में टूटी है? 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटी है ना। तो यहां वो कलर मेंटेन रहना चाहिए अगर प्रिज्म की प्रॉपर्टी है तो हुआ क्या? यहां से लाइट निकली, यहां 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटी और फिर यहां 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जुड़ के और फिर से क्या निकला? व्हाइट लाइट। उसने कहा ये लाइट का ही कैरेक्टरिस्टिक था, प्रिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है तो उसकी अलग 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 अलग
फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग वेवलेंथ जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी रफ्तार अलग अलग हो जा रही, इस वजह से वो स्कैटर कर जा रहे हैं। और ये पूरी एक्सप्लेनेशन न्यूटन के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट में था। पार्टिकल नेचर है ना लाइट का, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था उसने। तो यहां से क्या पड़ा, व्हाइट लाइट किस में टूटा, 7, फिर क्या सातों के सातों कंबाइन हो गए और फिर क्या निकल गया बाहर, व्हाइट लाइट। अरे क्लियर है ना। तो यहाँ पे डेल्टा कितना, मतलब थीटा कितना, एंगुलर डिस्पर्शन कुछ हुआ, एंगुलर डिस्पर्शन कुछ हुआ, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0, थीटा का वैल्यू 0। सोचो हम कह रहे हैं पहले वाले से जो एंगुलर डिस्पर्शन हुआ थीटा 1, वो कितना होगा, थीटा 1 क्या पढ़े हो, ए क्या पढ़े हो, बोलो बोलो, म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर। अच्छा दूसरे प्रिज्म का ए डैश हो गया, ए डैश हो गया, अरे क्लियर है क्या। तो अब दूसरे प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज हो गया, और दूसरा प्रिज्म ये जरूरी तो है नहीं कि इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, जरूरी तो है नहीं। इस प्रिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक इन लाइट, व्हाइट लाइट की कैरेक्टरिस्टिक जो इस प्रिज्म में है, क्या वही इस प्रिज्म में रहे, ऐसा जरूरी है नहीं। तो हमने कहा कि जो थीटा 2 होगा बच्चा, वो होगा ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अरे भाई कोई डिस्पर्शन नहीं हुआ ना, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 0। अरे क्लियर है क्या। तो यहां से क्या लिखोगे, ए म्यू वी माइनस म्यू आर बराबर कितना, ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। तो यहां से ए डैश मिल जाएगा क्या तुमको, क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, कि एक प्रिज्म सीधा रखा है और दूसरा प्रिज्म उल्टा। अरे क्लैरिटी है ना, क्लियर है ना। नेगेटिव साइन negative sign indicates that the second prism is placed inverted। अरे क्लियर है, समझ गए। अब सोचो, अब इसके बाद कहानी आती है क्या, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा। इसी से सवाल पूछा जाता है, इससे सवाल आज तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया, इससे आज तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन से सवाल नहीं पूछा गया, सवाल पूछा गया किससे, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन से। यहां पे व्हाइट लाइट गई, क्लियर है क्या, यहां 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटी, फिर यहां नहीं जुड़ी, क्लियर है ना। प्रिज्म की पोजीशनिंग और ए डैश और ए के ऊपर डिपेंड किया कि ये भाई साहब क्या हुआ, ये मर्ज नहीं हुई, लेकिन जब बाहर निकली तो किसके पैरेलल थी, व्हाइट लाइट के पैरेलल थी। तो इसको हमने क्या बोला, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अच्छा तो डेल्टा कितना हो गया, 0। तो डेल्टा 1 क्या लिखोगे भाई, हाँ क्या चीज, इसमें मर्ज कर जाना चाहिए था ना। जैसे दो तरह से एनालिसिस हुई, वो प्रिज्म के शेप के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, प्रिज्म का कैसा शेप रखा गया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो अगर हम कहें कि हम दो आइडेंटिकल शेप के प्रिज्म ले लें, जो यहां अपन देखें, दो आइडेंटिकल शेप के प्रिज्म ले लें, क्लियर है ना, और उनकी प्लेसमेंट ऐसे रखें कि यहां पर व्हाइट लाइट गई तो यहां पे व्हाइट लाइट आ जाए। ये इन दोनों प्रिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये जरूरी तो है नहीं कि अगर आपने सातों कलर की लाइट भेजी है तो बाहर सब मर्ज होके बाहर निकले। बहुत सारे वेरिएशंस थे, उन वेरिएशन में एक वेरिएशन ये भी था कि हमने यहां से कौन सी लाइट भेजी, व्हाइट लाइट, और आउटकम हमको क्या मिला, व्हाइट लाइट। और दूसरी सिचुएशन, एक कंडीशन और हमने देखी जिसमें हमने व्हाइट लाइट भेजा और क्या मिला अपने को, रेड और वायलेट, लेकिन ये जो मिले ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे और साथ में ये इंसिडेंट रे के भी पैरेलल थे। ये कंडीशंस हैं, ठीक है ना। होगा, अगर ऐसा भी हो सकता है कि यहां से व्हाइट लाइट गई और यहां सारी की सारी मर्ज नहीं हुई, सारे अलग अलग एंगल्स पर भी चले गए। ये जो हुआ 3-4 प्रोसेस में जो हुआ उसमें से हम एक दो रिजल्ट उठाए हैं बस एनालिसिस के लिए। एक क्या कि व्हाइट लाइट आई, मर्ज हुई और फिर से क्या निकल गई, व्हाइट लाइट। और दूसरा क्या हुआ कि व्हाइट लाइट आई, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटी, लेकिन जब वो बाहर निकली तो पैरेलल निकली। अरे क्लियर है, और किसके पैरेलल निकली, व्हाइट लाइट के, क्लियर है। तो डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा कितना हो गया, 0। अब क्या लिखोगे भाई,
डेल्टा वन पहले वाले से टोटल डेविएशन, पहले वाले से टोटल डेविएशन, हाँ बोलो भाई क्या लिखें? डेल्टा ऑफ, डेल्टा ऑफ ए, बोलो भाई। नेट डेविएशन कितना है? जीरो है ना। नेट डेविएशन कितना है? जीरो है। तो डेविएशन कैसे लिखोगे? दोनों को बराबर कर दें, डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू। अरे भाई नेट डेविएशन तभी तो जीरो होगा। तो हम ऐसे लिख रहे हैं ना कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बराबर कितना? जीरो। डेल्टा वन क्या लिखेंगे? डेल्टा वन क्या लिखोगे? बोलो बोलो, डेल्टा वन क्या लिखोगे? किसका लिखोगे डेल्टा वन? रेड का लिखोगे, वॉयलेट का लिखोगे, येलो का लिखोगे, किसी ना किसी का तो लिखोगे। किसका लिखोगे? हम्म, डेल्टा देख रहे हो ना, किसका लिखोगे डेल्टा? रेड का। अरे मान लो डेल्टा का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या है? ए म्यू माइनस वन, यही तो है ना, यही तो है ना। अब देखो हुआ क्या, यहां लाइट पैरेलल ही निकल गई, पैरेलल ही निकल गई। अब ध्यान से सुनना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये लाइट एक दूसरे से नहीं मिली, मतलब ये मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो जो रेड के लिए है वही किसके लिए है? वायलेट के लिए। तभी तो दोनों पैरेलल निकल पाएंगे। नहीं समझ रहा है? अगर रेड का, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए अलग है और वायलेट के लिए अलग है, तो क्या दो रेस कभी पैरेलल निकल सकती हैं? नहीं। समझ नहीं आया? आया ना? पल्ले पड़ रहा है? तो यहां पर क्या हो रहा है, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बहुत ध्यान से सुनना, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जो किसके लिए है? रेड के लिए है, वही किसके लिए है? वायलेट के लिए। क्लियर? इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डैश, वो क्या है? जो रेड के लिए है वही वायलेट के, तभी ये पैरेलल निकल सकती है, अदरवाइज ये पैरेलल निकलने वाली नहीं। समझे? नहीं आया? भाई यहां क्यों मर्ज कर गई, यहां क्यों मर्ज कर गई? क्योंकि रेड के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और वायलेट के लिए अलग है। इसका रेड के लिए अलग है और वायलेट के लिए अलग है। यहां ये मर्ज नहीं हुई, सीधी सीधी निकली। क्यों? क्योंकि जैसा ये मीडियम रेड के लिए बिहेवियर प्रोसेस कर रहा है, वैसा ही सेम बिहेवियर ये किसके लिए प्रोसेस कर रहा है? वायलेट के लिए। समझ आया? तो डेल्टा वन क्या लिखेंगे अपन? म्यू, बोलो बोलो, डेल्टा, डेल्टा बराबर क्या लिखोगे? म्यू माइनस वन, बोलो, म्यू माइनस वन इंटू ए, म्यू बैक तेरी, म्यू माइनस वन इंटू ए। और यहां क्या, यहां कितना भाई? बोलो बोलो बोलो, म्यू माइनस वन इंटू ए, और यहां कितना? ए डैश म्यू डैश माइनस वन इंटू ए, तो लिखी ले पहले, बराबर क्या हो गया? जीरो। ए डैश का वैल्यू फिर कितना आएगा? ए इंटू म्यू माइनस वन अपॉन म्यू डैश माइनस। अरे यहां पे क्या लगेगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का फिर क्या मतलब है? कि दूसरा प्रिज्म कैसे रखा है? उल्टा। समझ पाए? ये गेम था, कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। यहां पर जब आप बात कर रहे हो क्या भाई? डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो क्या इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेड के लिए है वही वायलेट के लिए, या रेड के लिए अलग है और वायलेट के लिए अलग है? दोनों के लिए अलग अलग है। यहां पर रेड के लिए अलग है, वायलेट के लिए अलग है, तभी तो अपन फॉर्मूला लगाए थीटा वन में, ए म्यू वी माइनस म्यू आर। और यहां पर अगर दोनों रेस पैरेलल निकल रही हैं, मतलब जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेड के लिए है वही किसके लिए? वायलेट के लिए। अरे क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? ये दो इंपॉर्टेंट बात है। हाँ क्या चीज? हाँ हाँ, डेविएशन होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए, बात एकदम सही बोले हो। ठीक है ना? ये हमको, ये फेनोमेना हमको दिखाई नहीं देता है। यहां से जब लाइट बाहर निकलती है तो वो अलग अलग कलर की निकलती है, रेड और वायलेट। बहुत परफेक्ट क्वेश्चन पूछा कि यहां पर अगर हमने कहा म्यू सेम है, जो सेम जो म्यू हमारा किसके लिए है? वायलेट के लिए है, वही म्यू हमारा किसके लिए? रेड के लिए। अरे है ना? इस इंटरफेस पर दोनों साथ में पहुंचेंगे कि अलग अलग? सोच लो।
भाई एक को कम डिस्टेंस चलना पड़ रहा है और एक को ज्यादा। अरे बात समझ रहे हो ना, अलग अलग समय पे पहुंचेंगी। तो इस जगह जब रिफ्रैक्शन होगा तो सारी व्हाइट लाइट का साथ होगा या अलग अलग? अलग अलग। और यही वो जगह है जहां पर वॉयलेट और रेड अलग अलग हो जाते हैं। समझे ना? तभी क्या होगा भाई, यहां पर वॉयलेट लाइट अगर मान लो हम यहां पे देख रहे हैं तो क्या हो गया, रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेकिन यहां पर जो कंडीशन पढ़ रहे हो वहां दोनों का बराबर है। तो दोनों सेम समय पे यहां पहुंचेंगे, अलग अलग समय पे। ऊपर वाले को कम डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, नीचे वाले को ज्यादा। एक पहले ही रिफ्रैक्शन प्रोसेस कर जाएगी और एक बाद में, और यहां दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहां के बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो एक इंटरफेस है, ऐसे एक इंटरफेस रखा हुआ है, सारी रेस पहुंची और पहुंच के बेंड हुई। अब एक इंटरफेस ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है, एक रे पहले पहुंची और एक रे बाद में पहुंची। तो जो पहले पहुंची वो पहले रिफ्लेक्ट की है ना, तो वो अलग दिखेगी कि नहीं दिखेगी व्हाइट लाइट से? यहां टूटता है कलर, इस जगह पर। समझ पा रहे हो ना? और इस जगह टूटने के बाद क्या निकल गया? पैरेलल। क्यों पैरेलल निकल गया? क्योंकि उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेड के लिए है वही वायलेट के लिए। पल्ले पड़ा ना? यही यही बेसिक स्टोरी है इसकी। यहां से तोड़ के दिखाना ही एक तरह से गलत प्रोसेस होता है। बट ठीक है, हम मान रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स टूट रहे हैं और हमको आउटर में क्या मिल रहा है? पूरा एक बैंड मिल रहा है। किसका? रेड से लेकर 7 कलर का, रेड से लेकर वॉयलेट तक का। तो देखो बैठे बैठे सो रहा है गधा। बताओ बताओ बताओ, और कोई डाउट? और कोई डाउट उभर रहा हो क्या भाई? क्या सीखे हम? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा था भाई ने कि मास्टर यहां पर अगर सबका म्यू सेम है, सोचो क्या क्वेश्चन था। अगर यहां म्यू सबका सेम है तो ये लाइट 7 कलर्स में टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल यहां नहीं टूटेगी। लेकिन जब इस इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा तो जो ऊपर वाली लाइट है और जो नीचे वाली लाइट है, ये दोनों को यहां पहुंचने के लिए क्या सेम लेंथ चलना पड़ रहा है या अलग अलग? अलग अलग। तो क्या यहां पहले जो रेड कलर है वो रिफ्रैक्ट कर गया और अभी वॉयलेट यहां पहुंचा नहीं है, तो कलर अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? समझे? यहां कलर हमारे पास अलग अलग हो जा रहा है। उसके बाद दोनों कैसे निकल रहे हैं? पैरेलल। मतलब इस प्रिज्म ने जितना डेविएशन रेड को दिया है उतना ही डेविएशन किसको दिया है? वॉयलेट। क्यों? क्योंकि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो रेड के लिए है वही किसके लिए है? वॉयलेट के लिए। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। तो इस यहां पे हमने लिखा म्यू और यहां पे क्या लिखा? म्यू डैश। ये म्यू डैश जो रेड का है वही किसका है? वॉयलेट का। तो ए डैश कितना हो गया? माइनस ऑफ ए इंटू म्यू माइनस वन अपॉन म्यू डैश माइनस वन। खूब सवाल आते हैं इस पर, खूब सवाल। अभी देखिएगा तो क्या क्या पढ़ लिया बताओ। थिन प्रिज्म को एक जगह इकट्ठा कर लो। बोलो भाई कितना टाइम हो रहा है? अभी तो टाइम है ना, अभी 40 मिनट है ना। बहुत सही है यार। यही ये फायदा होता है थोड़ा लंबी क्लास होने का। थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म में क्या पढ़े हो? क्या एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होगा? अरे होगा ना। लाइट यहां पड़ेगी, यहां जाएगी और इधर से बाहर निकल जाएगी? नहीं, इधर से नहीं निकलेगी। क्या यहां से ऐसे पड़ेगा? नॉर्मल यहां से खींचोगे लाइट ऐसे बाहर आएगी? अरे आएगी ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। ये R1 है और ये क्या है? R2 है। तो यहां से जो डेविएशन होता है वो किसके बराबर होता है? म्यू माइनस वन इंटू ए। यही तो पढ़े हो ना, म्यू माइनस वन इंटू ए। क्लियर है? अच्छा, फिर भी अगर अपने को ऐसे क्वेश्चन स्नेल्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी हमने प्रैक्टिस किए तो लगा लोगे? लगा लोगे? हाँ ठीक है ना। शीट के क्वेश्चंस लगा के जाना। जितने क्वेश्चंस यहाँ कराए हैं वो क्वेश्चंस तो जरूर लगा लेना, कंपलसरी। अच्छा दूसरी बात क्या? दूसरी बात क्या? क्या इसी में डिस्पर्शन का फिनोमेना होता है? अरे होता है ना। तो डिस्पर्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या भाई? सबसे पहला टर्म क्या? एंगुलर डिस्पर्शन। डिस्पर्शन बेसिकली क्या है कि अगर एक प्रिज्म से क्या पास कर रही है? व्हाइट लाइट, तो क्या वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है? अरे टूट जाती है ना भाई। तो सबसे नीचे वॉयलेट, सबसे ऊपर रेड और मिड में क्या? येलो। मिड में क्या? येलो। तो जब एंगुलर डिस्पर्शन की बात करते हैं तो क्या थीटा से डिनोट करते हैं? और ये क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और ये क्या हो जाए? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अरे ये तो हो जाता है। क्या फिर डिस्पर्सिव पावर पढ़ते हैं? अरे पढ़ते हैं ना। डिस्पर्सिव पावर में क्या पढ़े भाई? बोलो बोलो बोलो। थीटा बाई डेल्टा वाई, मतलब कितना? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। अरे यही तो पढ़े, दो बातें पढ़े। अच्छा इसमें दो कंडीशंस पढ़े। एक क्या पढ़े? डेविएशन
डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अरे पढ़े ना। इसमें क्या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों रेज के लिए सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग। अरे डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटी नहीं है, तो क्या होगा दोनों का म्यू अलग अलग होगा ना। तो जब यहां पे लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। डिस्पर्स नहीं हुई ना, और डिस्पर्शन को मेजर करने को कौन दे रहा है? एंगुलर डिस्पर्शन। तो अगर थीटा कितना हो गया 0, तो थीटा वन कितना? थीटा वन बराबर माइनस थीटा टू लिख सकते हैं। थीटा वन कितना लिखोगे? थीटा वन कितना लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और यहां क्या लिखोगे? माइनस ऑफ ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। अरे क्लियर है क्या? अच्छा दूसरा क्या? दूसरा क्या? डिस्पर्शन विदाउट डिस्पर्शन डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसमें क्या डेल्टा 0 है? डेल्टा बराबर क्या है? 0 है। अरे क्लियर है क्या? और म्यू जो रेड के लिए है वही वायलेट के लिए। म्यू ऑफ रेड इक्वल्स टू म्यू ऑफ वायलेट इक्वल्स टू म्यू म्यू ऑफ प्रिज्म। म्यू ऑफ प्रिज्म। तो क्या सीखे यहां से? क्या सीखे भाई? क्या भाई, डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू की डेल्टा वन बराबर माइनस डेल्टा टू? माइनस डेल्टा टू। तो यहां क्या लिखोगे? ए इंटू म्यू माइनस वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैश इंटू म्यू डैश माइनस वन। ये पढ़े हैं पूरा। अरे क्लियर है ना? आओ सवाल देखो। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। The dispersion of light in a medium implies that light of different wavelength travel with different speed in the medium. हाँ, डिस्पर्शन हटा दिया सिलेबस में से, एनसीईआरटी से भी हटा दिया। अरे यार अब तक तो हम स्फेरिकल सरफेस खत्म कर लिए होते यार। चलो पढ़ लो, कोई नहीं, बुराई थोड़ी यार, पढ़ लो। द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन अ मीडियम इंप्लाइज दैट, क्या भाई क्या सीखे हो? लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन द मीडियम। ठीक है ना? हाँ, पहला सही है। दूसरा, लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन द मीडियम, गलत है। फ्रीक्वेंसी का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, अरे सही है क्या? ऑल ऑफ दी एबव, तो बी भी सही हो जाएगा यार। फिर बी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल विद डिफरेंट, लैम्डा अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग है। वैसे फ्रीक्वेंसी का मीडियम से कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, वेवलेंथ अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, तो ऑल ऑफ दी एबव। और बताओ, indicate the correct statement in the following. The dispersive power depends upon the angle of prism, गलत है ना? The angular dispersion depend upon the angle of prism, yes. The angular dispersion does not depend upon the dispersive power, गलत। The dispersive power is in vacuum is 1, गलत है। सही क्या होगा? बी। अरे क्लियर है ना? और बताओ, नीट 2018, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म एसर्शन। रीजन कह रहा है फॉर थिन प्रिज्म डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए, सही है क्या? अरे बोथ ना। और बताओ, एनवी दे रखा है, एन आर दे रखा है, देन डिस्पर्सिव पावर क्या निकाल सकते हो? क्या लिखोगे डिस्पर्सिव पावर बराबर? ओमेगा बराबर क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। क्या म्यू वी पता है? 1.56 हो, 1.44 हो, और म्यू वाई को क्या लिखोगे? 1.56 प्लस 1.44 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। क्या ओमेगा आ गया भाई? अरे आ गया? yes. अरे क्लियर है? ये बताओ, प्रिज्म एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज कितना? 10 डिग्री। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड वायलेट कलर्स आर 1.51 एंड 1.52 रिस्पेक्टिवली। डिस्पर्सिव पावर क्या निकाल सकते हो? सेम सवाल है। अगला बताओ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन इज इंसिडेंट एट स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म ऑन एपेक्स एंगल कितना? 4। प्रिज्म का एनवी पता है, एनआर पता है। द एंगल ऑफ डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इन दिस लाइट इज, एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या थीटा निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? ए म्यू, ए क्या म्यू माइनस वन कि म्यू वी माइनस म्यू आर? गधा हो यार तुम, म्यू माइनस वन क्यों लिखोगे? म्यू वी माइनस म्यू आर। क्या ए पता है? क्या म्यू वी पता है? क्या म्यू आर पता है? इसका कोई काम
वैसे टाइम पास के लिए दे दिया कि लेकिन नाचते रहो थोड़ा थोड़ा। सोचो इसका क्या करें, ये तो कहीं आया ही नहीं। आधा कॉन्फिडेंस तो इसे गिर जाता है। ये देखो क्या कह रहा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास फॉर रेड येलो एंड वॉयलेट कलर्स आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली एंड फॉर फ्लिंट ग्लास इतना 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 रिस्पेक्टिवली, देन द डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास रिस्पेक्टिवली। कराऊं क्या? कर लोगे? कर लोगे? डायरेक्टली फॉर्मूले में डालना है, दो अलग अलग वैल्यूज निकालनी है यार। क्या चीज? ग्लास की अलग अलग कैटेगरी है यार। अब हम देखें थोड़ी क्राउन ग्लास कैसा होता है। भाई ये है कि ग्लास की अलग अलग कैटेगरीज हैं, मतलब उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 डिग्री is made of glass of refractive index 1.42. The prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. Dispersion without deviation. Then the refracting angle of second prism should be dispersion without deviation. क्या लिखोगे? बोलो 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 बोलो। ए डैश बराबर क्या लिखोगे? ए डैश बराबर क्या लिखोगे? तो पूछा ना, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए इंटू म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन अपॉन म्यू डैश माइनस वन। क्या निकल जाएगा हो? अरे निकल जाएगा। हाँ? कौन सा? 6। बढ़िया। ये देखो तो P1 P2 डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन हो जाएगा। अरे हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, सब सब फॉर्मूले में। रिफ्रैक्टिंग एंगल ये सेम सवाल आ गया क्या? हाँ, दोबारा दोबारा टाइप हो गया, दोबारा स्लाइड कॉपी। हाँ भैया, अब क्या है अपने पास? रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। और बढ़िया पार्ट है, बहुत सस्ता, बहुत साधारण, ठीक है ना। तो एक छोटी सी चीज आपको सिखा देते हैं इसमें, उससे सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। एक ही फॉर्मूला है, देखिए। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, मान लीजिए आपके पास ये कोई स्फेरिकल सरफेस है। ये कैसी स्फेरिकल सरफेस है? कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है? कॉन्वेक्स है। इधर का मीडियम म्यू1 है और इधर का मीडियम म्यू2 है। जनरली म्यू1 क्या होता है? 1 एयर, ठीक है ना, जनरली। लेकिन हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। क्या इसका कहीं ये आर होगा? इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा पोल, और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या यहां से भाई अपन ऐसे नॉर्मल खींचते हैं? अरे खींचते हैं ना। इस आर्क पर कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो कहां से खींचोगे? सेंटर से। सेंटर से खींचोगे, ठीक है ना। अच्छा, जनरली क्या होता है कि इंसिडेंट रे जो आपकी होती है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन इसमें ये भी देख लो, ये जो कर्व्ड सरफेस होती है ये कॉनकेव है। कैसी है भाई साहब? कॉनकेव है। ये आपके पास क्या हो गया? पोल। क्या हो गया? पोल। ये मीडियम हो गया म्यू1 और ये मीडियम हो गया म्यू2। ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है और इसमें भी ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला लिखने का एक सिंपल सी ट्रिक होती है। डेरिवेशन और रिवेशन का आपने जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, दूर दूर तक कोई काम नहीं है। बस तुमको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा है? रेयर में। अरे 1 में रखा है ना, 1 या 2 में, बस ये ध्यान देना है। 1 या 2 में? 1 में। 1 में ना। अब सुनो, लाइट जा रही है 1 से 2। लाइट कहां से कहां जा रही है? 1 से 2। तो फॉर्मूला लिखना है तो लिखो म्यू1, और कहां पहुंची है? म्यू2, और आगे लिखो म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई प्लस वी डिवाइडेड बाई माइनस यू। फॉर्मूला डन, सेट। क्लियर है? फॉर्मूला लिखना सीखो पहले। इसका देखो, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? म्यू1 में रखा है ना। साइन कन्वेंशन के साथ बाद में वैल्यू इसमें रखेंगे हम, वो बात की बात है। पहले फॉर्मूला लिखना सीखना है। लाइट कहां से कहां जा रही है? म्यू1 से म्यू2। तो क्या लिखोगे? म्यू1 म्यू2, यहां क्या? म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई वी डिवाइड बाई माइनस यू। अरे क्लैरिटी है? पल्ले पड़ा? दूसरी बात सिखाता हूं। दूसरी बात सीखो। अगर मान लो मुझसे कहता कि सर ये सीन है और ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये आपके पास म्यू1 है और ये आपके पास क्या है? म्यू2 है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो रे कहां से कहां जा रही होगी? म्यू2 से म्यू1 ना। तो कुछ नहीं करना, यहां लिखो म्यू2, यहां लिखो म्यू1, और यहां लिखो म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई वी डिवाइड बाई माइनस। अरे समझे? सिंपल टेक्निक टू राइट द फॉर्मूला। अच्छा, दूसरी बात क्या? अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, कौन से मीडियम में रखा है? ये मीडियम 2 हो गया ना, और ये क्या हो गया? मीडियम 1। ये अपने पास म्यू1 और ये अपने पास क्या है? म्यू2। लाइट कहां से कहां जा रही है? 2 से 1। तो ये क्या होगा? हाँ,
ऑब्वियस सी बात है, ये तो जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाद में जो गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से हम साइन कन्वेंशन डालेंगे ना भाई। जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो म्यू टू से कहां गए, म्यू वन, फिर यहां क्या लिखेंगे, म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई वी डिवाइड बाई माइनस यू, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब इसमें जो वैल्यू हम डालेंगे, हम कैसे डालेंगे, विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन। इसकी डेरिवेशंस का अपने लिए कोई मतलब की बात नहीं है, तो करने का भी कोई खास फायदा नहीं, सिंपल। अब जैसे मान लो एक सवाल है, क्या कह रहा है, देखो, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड एंड ड्रॉ द अप्रोप्रिएट रे डायग्राम। तो रे डायग्राम अभी तेल लेने गया, अभी पहले पहले ये ड्रॉ करते हैं। कहां है भाई, यू कितना है, क्या ये पोल हो जाएगा, क्या रे इधर से इधर जा रही है, उसके ऑपोजिट जो मेजर करोगे वो पॉजिटिव की नेगेटिव, और इधर जो मेजर करोगे वो पॉजिटिव। अरे क्लियर है क्या, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ना, 1 ना, तो हम क्या लिखेंगे, 1 से कहां गए 1.5, फिर 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई माइनस यू, ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशन के साथ इसमें वैल्यू डाल दो, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू डाल दो, तो 1 बाई यू की जगह क्या लिखोगे, +30, माइनस माइनस तो पहले से, और -30 और लिखेंगे, लिखेंगे ना, प्लस 1.5 वी का अपने को कोई ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है उसका साइन कन्वेंशन यूज याद रख लेना, तभी साइन कन्वेंशन यूज करोगे जब तुमको दिया हो कि v 6.5 बन रहा है। अरे क्लियर है ना, अगर उसे ये भी कह दिया कि v इज एट राइट साइड, तो तब भी हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, जब तक उसका न्यूमेरिकल डेटा ना दिया हो तब तक आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करें, क्लियर है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई आर की जगह क्या लिखेगा, +10 की -10, अरे आर तो इसका कहीं इधर होगा ना, डिवाइड बाई +10, आ गया आंसर। अब कैलकुलेट करें क्या पूरा, कर लोगे, कर लोगे ना, सुनो, रे डायग्राम, v तुम्हारे पास यहां से वैसे पॉजिटिव आ जाएगा, ये 30 है ना, ये 10 है ना, v तुम्हारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, तो देखो रे डायग्राम कैसे फील करोगे, कि यहां से एक रे निकलेगी, यहां पड़ेगी, इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, वैसे तो इसके हिसाब से देखें तो सेंटर कहीं यहां होगा, अपन नॉर्मल से खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, क्या यहां पे इमेज बन जाएगी, अरे इमेज बन जाएगी, हाँ सिंपल है। अब सोचो और देखो, और लिखना है, ये देखो क्या कह रहा, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड एंड ड्रॉ द अप्रोप्रिएट रे डायग्राम। रे डायग्राम बाद में ड्रॉ करेंगे, एग्जाम में रे डायग्राम तो आएगा नहीं, तो क्या लिखोगे, लाइट कहां से कहां जा रही है, 1 से 1.5, तो बोलो, जो बोलो वही लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं, और 1.5 यहां क्या, डिवाइड बाई 10, +10 की -10, +10, -10 ना हो, डिवाइड बाई v कितना हो, पता नहीं है, नहीं, u पता है क्या, प्लस की माइनस, अरे क्लियर है ना, तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस तो था ना, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 1.5 v बराबर कितना, -1/20 लिख ले हो, और यहाँ -1/5 लिख लिया जाए, तो 1.5 v बराबर कितना हो, बोलो बोलो बोलो, 5 चौक को 20, 20 में से 5 गया 15, नहीं 20, हाँ 5 चौक को 20, तो 20 × 25 100, कितना बचाओ, बोलो, 4/20 कितना, 1/5 कितना बच रहा है, 1/20, हाँ 1/4, यहाँ 1/4 लिख लें, हाँ माइनस में, तो v का वैल्यू कितना हो रहा है, 15 या 45 चौक को 60, -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर ना हो। अब सोचो, अब रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसे खींचोगे इसका, रे डायग्राम थोड़ा फील करने की कोशिश करना, बहुत अच्छा डायग्राम निकल के आता है इसका, कि यहां से एक रे निकली, यहां पड़ी, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, कहीं यहां से नॉर्मल खींचोगे, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल, बोलो बोलो बोलो, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अरे क्लियर है ना, अरे टुवर्ड्स द नॉर्मल क्लियर है ना, तो लाइट ऐसे थोड़ी सी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, जब इसके पाथ को पीछे ट्रेस करोगे तो क्या कहीं यहां इमेज बनती हुई नजर आएगी, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पर रखा है, 5 सेंट, ये कितने पे, 1 सेंटीमीटर दूर ना, 6 सेंटीमीटर, हो गया, समझ पाए, सोचो, और सवाल देखो, ये देखो टाइम पास सवाल, क्या कह रहा, फाइंड आउट द पोजीशन वेयर पैरेलल रे विल मीट आफ्टर कमिंग आउट द स्फीयर एंड ड्रॉ द अप्रोप्रिएट डायग्राम। कितनी स्फेरिकल सरफेस है इसमें, एक की दो, कितनी है, 2,
जो पहले सरफेस से इमेज बनेगा वो दूसरे सरफेस के लिए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा ना। पहली सरफेस में रे कहां से कहां जा रही है? वन से, वन से। भाई इधर देख लो, यहां क्या लिखे? वन। यहां क्या लिखे? 1.5। यहां क्या लिखे? डिवाइडेड बाई आर कितना लिखे? 10। प्लस 10 की माइनस 10, प्लस 10 ना हो। और v का अपने को कोई ज्ञान नहीं है। और u क्या है? माइनस इनफाइनाइट। तो ये तो जीरो हो गया हो। अरे हो गया। तो v बराबर कितना हो? 1.5। इसको 15 लिख लें, 15/0.5। तो v बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। v कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है? इमेज कहां बनेगी? पहले सरफेस से इमेज कहां बनेगी? अरे कहीं यहां जाके बनेगी ना। देख रहे हो यहां से कितने सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर पे। अरे दादा पागल हो का? ए वाह गोबर। 10, 20, 10, 30। ये बता, इससे बताना ना फाइनल इमेज कहां बनेगी। इससे बताना है ना। तो देख, इसमें लाइट कहां से कहां जा रही? बोल क्या लिखेगा वो? 1.5। यहां क्या लिखेगा? 1। इधर क्या? 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई आर। प्लस 10 की माइनस 10, प्लस 10 की माइनस 10, माइनस 10। वी का अपने को कोई ज्ञान नहीं है। यू कितना? प्लस 10 की माइनस 10। यू कितना? ये तुम्हारा इंटरफेस था ना भाई। इंसिडेंट रे तो इधर आ रही थी, तो उसकी डायरेक्शन में मेजर किए हो ना, तो क्या लिखोगे? +10। ऑब्जेक्ट रियलिटी में है। ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल है। अरे है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? +10 की -10। अरे भाई इसमें क्या डाउट हो रहा है? दीदी को डाउट है तो देख तो लो। यहां से रे आ रही, कहां कन्वर्ज हुई? कहा? यहां से कितनी दूर? 30 पे ना। 30 पे ना। अगर ये पूरा ग्लास होता तो ये यहां कहीं इमेज बन जाती, लेकिन क्या बीच में ग्लास कट गया? तो इससे कितना आगे है? इससे कितना आगे है? 10। ये मेरा सेकेंड इंटरफेस हो गया ना। सेकेंड इंटरफेस पे लाइट कहां से कहां जा रही है? 1.5 से 1। 1.5 से हमने कहा 1.5, 1, 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई आर। तो आर क्या लिखेंगे? प्लस आर की माइनस आर, प्लस आर की माइनस आर, माइनस आर। तो क्या -10 लिख ले? वी का अपने को कोई ज्ञान नहीं है। यू कहां है? -1.5 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा आपको ऐसा थोड़ा एहसास हो सकता है कि सर ये 10 तो 1 में है, ऐसा तो नहीं लग रहा? सोचिए, ये 1 में नहीं है। यहां ये तब बनता जब ये पूरा क्या होता? ग्लास। अरे समझ पा रहे हो ना? लेकिन पूरा ग्लास तो है नहीं। बट ये जो 10 तुम कंसीडर कर रहे हो, +10, वो इसी का कर रहे हो। अरे क्लियर है? सोच यहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा ना। अरे यहां पे अगर तुमने नॉर्मल ड्रॉ करना है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ना। तो ये कहीं यहां फाइनल इमेज बनेगी। समझ पा रहे हो ना? तो ये तुम्हें समझ आया यहां +10 क्यों लिखा? तक घटिया रिस्पॉन्स करते हुए ये 10 समझ आए क्यों लिखा? क्यों? अरे भाई ये दूसरी सरफेस के लिए तो ये पोल हो गया ना। तो पोल के आगे ऑब्जेक्ट है ना। तो यहां क्या हो गया? +10। यहां माइनस तो जनरल फॉर्मूले में ही था। अब सॉल्व करो। क्या 1.5 को क्या लिख लें? 3/2 लिख लें? अरे 3/2 लिख लेना। तो -3/20 +1/v इक्वल्स टू -0.5। तो ये 1/20। तो v बराबर 1/20 प्लस 3/20, 4/20। तो v बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। v बराबर कितना हो गया? 5। +5 आया है क्या? अरे +5 आया क्या? मतलब इमेज आगे बनेगी। यहाँ पे कहीं फाइनल इमेज बनेगी कितने सेंटीमीटर पे? 5 सेंटीमीटर पे। अरे आया। ये देखो, बताओ। लाइट यहां से चली है और यहां पे इमेज बन गई इस साइड। यू क्या है? यू क्या है? इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट। और लाइट कहां से कहां जा रही है? 1 से, 1 से। रेडियस दिया हुआ है क्या? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कटेगा। v क्या लिखोगे? v का वैल्यू क्या लिखोगे? 2r लिखोगे ना। लाइट कहां से कहां जा रही है? कहां से कहां जा रही है? 1 से जा रही है म्यू। देख, लाइट जा रही है कहां?
1 से लेकर म्यू, और आगे क्या लिखेंगे? डिवाइड बाई आर। और यहाँ पे v पता है क्या? अरे v पता है ना, +2r की -2r? अरे +2r ना भाई। और यहाँ माइनस u अपने को पता नहीं है कि है -इनफाइनाइट। अरे हो गया, अरे हो गया भाई, क्या इससे ये कट गया? तो μ/2 बराबर μ-1। क्लियर है क्या? अरे यार, म्यू को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? μ/2 बराबर 1, तो म्यू बराबर 2। ये टाइम पास। अरे समझ आया? पक्का जी? चल ये नोट कर लो। तो ये लिखा? कौन सा वाला? ये लिखा था? ये नहीं लिखा था? ये तो थ्योरी था, चलो लिख लेना घर पे। बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा एक और बात बतानी, हाँ ये फॉर्मूला याद कर लेना यार, कॉचीज फॉर्मूला। ठीक है ना? एन लेमडा बराबर एन, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या भाई साहब? रिफ्रैक्ट, इसी ने हाँ काउचीज फॉर्मूला, काउची पढ़ते हैं इसको, काउचीज फॉर्मूला। ठीक है ना? एन लेमडा बराबर क्या है? ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। वेवलेंथ अलग अलग होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, वेवलेंथ अलग अलग होगा तो एन अलग अलग होगा। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग होता है। अरे क्लियर है? पक्का जी? आज तो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े हैं? अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, क्या बात कर रहे हो, कहां टाइम लगेगा यार, कुछ है ही नहीं भाई, पढ़े ही नहीं हो कुछ आज। क्या पढ़े हो आज? कुछ नहीं पढ़े हो? ये बताओ, यहां तक तो हम सब लिखवाए हैं, क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, टाइम लगता है क्या ज्यादा? तो क्या करते हो, क्या क्वेश्चन उतारते हो क्या तुम लोग पहले कॉपी में? हाँ हाँ, तब क्या, तो ये सवाल बनाने में टाइम लगता है बे? हाँ हाँ, अरे ऐसे कैसे, हो ही नहीं सकता यार। टाइम नहीं मिल पाता तो वो अलग बात है, अब ये मत कहो कि सवाल बन ही नहीं रहा है। हाँ, साला ऐसे कैसे हो सकता है? दो मॉड्यूल दो, मॉड्यूल दो, मॉड्यूल लाए हो? हाँ, मॉड्यूल लाए हो? एमटीजी अभी नहीं लगाने वाली चीज है यार ये। देखो 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 देखो, नहीं लाए हो, कोई मॉड्यूल ही नहीं लाए। हाँ मिल गया। ऐसा मॉड्यूल में कुछ है ही नहीं कि जो ना बने भाई, एक आध सवाल अगर कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो वो अलग बात है। ये बताओ, ये बताओ भाई साहब, प्रिज्म, हाँ चलो आओ, प्रिज्म पढ़े हो ना? अब मॉड्यूल है ही नहीं तुम लोगों के पास। कल से प्लीज मॉड्यूल लेके आना थोड़ा, तो घर से सब लेके आना, ठीक है ना? कोई घर पे मॉड्यूल नहीं छोड़ेगा। प्रिज्म में क्वेश्चन नंबर 51 से लेके और क्वेश्चन नंबर 66 तक सब बना लोगे यार, ठीक है? लेंसेस में भी टाइम लगेगा, अभी तो स्फेरिकल और पढ़ा दूं आगे। रेडियस वो पढ़ा देता हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा दें? पढ़ा दें, आसान है एकदम, टाइम पास। क्या चीज? जो बनाए हैं फॉर्मूला? कौन सा? ये 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 वाला? हाँ बोलो, कहां पर? ये तो दूर गया नहीं। एक डेढ़े तूने नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया ना, तो नॉर्मल से अवे द नॉर्मल गया कि नहीं गया? मुंह फूट जाए, ऐसे नॉर्मल खींच रहा था क्या मैं? अरे ये समझ, अरे भाई ये देखो, सुनो सुनो, देखो ये बताओ क्या हुआ। पहली कैलकुलेशन में क्या हुआ, ये रे कहां तक गई? पहली कैलकुलेशन में ये रे कहां तक गई बोलो? 30 सेंटीमीटर। अरे गधा हो क्या एकदम से, तो ढंग से ये बताओ,
नेता हो? नहीं, वो नेता लोग अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। ए भाई सुनो, प्रशांत किशोर भाई साहब उठ रहे थे, लग रहा है उनका करियर खा जाएंगे सब, नीतीश बाबा और लालू मिलके। और वो कोर्ट में केस कर दिया सब, 2 साल के सजा का वो होने वाला है। कहीं 2 साल सजा हो गया, जेल चले जाएगा बेचारा, करियर ही खत्म। ये बताओ, सुनो, यहाँ सुनो, पहली पहली कैलकुलेशन से v बराबर क्या निकाले हो? +30 ना। इसका मतलब क्या हुआ? रे यहाँ कहीं पहुंची होगी, रे पहुंची होगी, ये वाली रे भी यहाँ कहीं पहुंची होगी। सोचो क्यों मुड़ी इधर? क्या तुम नॉर्मल ड्रॉ किए होगे? अरे नॉर्मल ड्रॉ किए होगे ना, सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ किए, और यहां भी सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ किए। देखो लाइट कैसे बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल किया, विद नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ध्यान से देखना, ये देखो, ये रे है और ये रे है ना, यही तो आगे जाके मिल रही है। यहां से कितना दूर? यहां से कितना दूर? 10 सेंटीमीटर दूर। तो u बराबर इसके लिए +10 लिखोगे कि -10? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है ना। अच्छा सोचो, फाइनल इमेज बनाने के लिए क्या यहां पे भी नॉर्मल खींचना पड़ेगा? अरे खींचेंगे नॉर्मल, देख देख, नॉर्मल खींचा यहां से ऐसे, और यहां से नॉर्मल खींचा ऐसे। अब बताइए, रे टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे जाएगी नेता? भाव खाक बैठे रह रहे हो क्या तुम लोग? मैं बोलो, मदिरा पान कर रहे हैं सर। समझ आया? देख, ये नॉर्मल था, नॉर्मल से दूर हुई, यहां भी नॉर्मल से दूर हुई। फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत? फॉर्मूला बनाने में नहीं, एक ही फॉर्मूला है, μ1 से μ2, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r डिवाइड बाय प्लस v डिवाइड बाय माइनस u। फॉर्मूला लिख लिए, अब साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू डालेंगे। अरे क्लैरिटी है? और लाइट अगर मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तो μ2 μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय r डिवाइड बाय v डिवाइड बाय माइनस u। फिर क्लैरिटी है यार? टाइम पास। अब सोच, इसी पे एक और एक टाइम पास चीज होती है, ये जो तूने पढ़ा ना अभी, ये पढ़ा ना, ये पढ़ा ना, यही लेंस मेकर फॉर्मूला है। ये जो पढ़े हो ना, यही लेंस मेकर फॉर्मूला है। बताता हूं क्या हुआ, देखो देखो, फॉर्मूला तुम्हें समझाता हूं, फॉर्मूला समझा के छोड़ दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं क्लास में, क्वेश्चंस लेके नहीं आया तो क्लास में, कल वाली क्लास में क्वेश्चंस करा दूंगा। देखो हुआ क्या, होता क्या, प्रोसेस लेंस कैसे बनता है, अगर तुम उसका प्रोसेस फील कर लेगे ना, तुमको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। देखो हमने करना क्या है, लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, बहुत सारे लेंस होते हैं, लेकिन अपने को दो ही तरह के लेंस देखने हैं। एक लेंस है कन्वर्जिंग और एक लेंस है डाइवर्ज। दो ही तरह के लेंस है, कौन कौन सा? कन्वर्जिंग और डाइवर्ज। अच्छा सोच, हम कह रहे हैं ये एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये मीडियम है μ2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? μ1। अब सोच हम लेंस कैसे बनाते हैं, हमने कहा एक सेक्शन यहां से काट लो और एक सेक्शन यहां से काट लो। अरे क्लैरिटी है? दो अलग अलग सेक्शंस काट लो। या तुमको थोड़ा और ज्यादा डीप समझना है तो तुम ये समझ लो कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा, दो गोले हैं, दोनों का रेडियस सेम है कि अलग अलग? इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नहीं जुड़ेंगे। क्लैरिटी है ना? वो जब जुड़ेंगे तो उसको बोला जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, अभी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। हमने क्या किया, देखना ध्यान से, हमने क्या किया, यहां से एक टुकड़ा काटा और यहां से एक टुकड़ा काटा, और इन दोनों टुकड़ों को उठा के जोड़ दिया, इन दोनों टुकड़ों को उठाकर जोड़ दिया। सोचो, इसको हमने बोला टुकड़ा नंबर 1 और इसको बोला टुकड़ा नंबर 2। तो जब टुकड़े नंबर 1 को उठाया तो सोचो ये टुकड़ा नंबर 1 है, अरे है ना यार? सोच, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? म्यू। हम कह रहे मान लो कि ये पूरा क्या है? μ2। म्यू क्या है भाई? म्यू। क्या है? म्यू। या समझो इसको μ2, इसको क्या बोल लो? μ1, और इसको भी क्या बोल लो? μ1, इसको क्या बोल लो? μ2। मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सोच, हम कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहां बनेगी? अरे लाइट ऐसे जा रही है ना, इसका अपना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कितना है? r1। कितना है? r1। लाइट कहां से कहां जा रही है? μ1 से μ2। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या लिखोगे? μ1 से कहां गई? μ2 इधर क्या? डिवाइडेड बाई r डिवाइड बाई v ना, डिवाइड बाई r1 डिवाइड बाई v। अरे माइनस r1,
माइनस यू ना, यहाँ ना, हाँ माइनस यू लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अब सोचो अब हुआ क्या, हमने यहां से ऐसे एक दूसरा रेडियस रख के कट लगा दिया। अरे कट लगा दिया ना, ये कैसी सरफेस हो गई, कॉन्वेक्स, ये कैसी सरफेस हो गई, कॉनकेव। अब सोचो ध्यान से देना, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, म्यू टू में कि म्यू वन में, इस सरफेस के लिए म्यू टू में। गाधा, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं हम, खच्चर खच्चर, ये तेरी, ये दे। सुन सुन सुन, अरे नहीं नहीं पागल हो क्या, आसान चीज है ना यार, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम लगेगा। ये बताओ, हम कह रहे हैं, सुनना, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक रीजन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, क्या है म्यू टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है ना भाई। हमने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, कहां पर, म्यू वन में, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वन, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर वन। ये बताओ क्या तुम इसके लिए स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लिख सकते हो, लिख सकते हो, लाइट कहां से कहां जा रही, म्यू वन से लेकर कहां जा रही, म्यू टू, अरे जा रही है ना, म्यू वन से लेकर म्यू टू, और यहां क्या, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई प्लस यू की माइनस यू, पक्का ना। ये जो तुमको v मिलेगा यहां से, ये v कहां मिलेगा, म्यू टू में कि म्यू वन में, म्यू टू में। अब यहां से लंगड़ा प्रकार जानते हो, अरे जिसमें एक तरफ पेंसिल लगता है और एक तरफ पॉइंटेड रहता है, कंपास है, हमारे यहाँ तो हिंदी में लंगड़ा प्रकार ही बोला जाता था भाई उसको, हाँ प्रोटेक्टर बोलते हैं उसको, कंपास बोलते हैं, रेगा धेड़े, प्रोटेक्टर चांद को बोलते हैं। ए सुनो सुनो सुनो, ए भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहां से लंगड़ा प्रकार रखे, इस वाले पॉइंट पे पकड़े और ऐसे लगा काट दिए, क्या ये लेंस बन गया, इतना हिस्सा पूरा गायब हो गया। लेकिन इस सरफेस को क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कहां रखा है, म्यू टू में ना, अरे म्यू टू में रखा है ना, इस सरफेस को क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है म्यू टू, तो इस सरफेस के लिए लाइट कहां से कहां जा रही है, म्यू टू से म्यू वन, तो क्या लिखेगा यहां पे, म्यू टू, और क्या, और क्या, म्यू वन माइनस म्यू टू, यहां आर वन था ना, यहां क्या हो गया आर टू, यहां क्या, यहां क्या वी, यहां कितना माइनस यू। सोचना, पहले वाले से जो इमेज बनी उसको मैं क्या, मैं वी डैश मान लूं, तो जो पहले वाले से इमेज बनी है वो दूसरे वाले के लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगी, हाँ साइन कन्वेंशन यूज। हमने क्या बोला कि जब तक तुमको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डेटा ना पता हो तब तक तुम साइन कन्वेंशन यूज, अरे नहीं आया भाई, अगर तुम यहां v को पॉजिटिव रख दिए, v डैश को अगर तुम पॉजिटिव रख दिए, मतलब तुमने फाइनल इमेज को लिमिट कर दिया कि यही बनेगी। अरे बात समझे ना, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बन सकती है, बन सकती है, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती है, बन सकती है, तुमको पता है क्या बनेगा, नहीं, तो तुम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करो। हमेशा याद रखना है साइन कन्वेंशन तभी यूज होगा जब तुमको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता, डायरेक्शन से काम नहीं बनेगा, बनेगा नहीं। हम कह रहे हैं काम करो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 क्या बनेगा, 1 + 2 जोड़ दो क्या बनेगा, बोलो, माइनस ऑफ म्यू वन अपॉन यू, क्या म्यू टू अपॉन वी डैश, म्यू टू अपॉन वी डैश कट जाएगा, क्या बचा, प्लस म्यू वन अपॉन वी इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन को हमने कॉमन ले लिया, और बचा 1/R1 माइनस 1/R2, नहीं आया। यहां से देखो क्या कॉमन उठाए हैं, ये गधा, ना 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 कुछ नहीं भाई, ओ सॉरी, सॉरी शक्तिमान, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू। अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम यहां माइनस लिख के म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
ये बता, यहां से म्यू वन कॉमन कर ले, क्या बचा? म्यू वन कॉमन कर, क्या बचा? 1/u माइनस प्लस म्यू वन कॉमन किया, -1/u प्लस 1/v बराबर कितना? μ2 माइनस μ1, और यहां पे कितना? 1/r1 माइनस 1/r2। अरे क्लियर है क्या? क्या μ1 को यहां डिवाइड कर दिया है? ये होता है लेंस इक्वेशन। क्या होता है? लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन होता है -1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो क्या मैं इसको 1/f लिख सकता हूं? क्या लिखूंगा? 1/f बराबर क्या? μ2 बाई μ1 माइनस 1, और यहां कितना? 1/r1 माइनस 1/r2। और अगर आपने रिफ्रैक्शन ध्यान से पढ़ा हो तो μ2 अपॉन μ1 को हम 1/μ2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/μ2। तो 1/f बराबर क्या होगा? 1/μ2 माइनस 1, और यहां कितना? 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। समझ आया क्या किया? जो स्फेरिकल सरफेस तूने पढ़ा उसी को अप्लाई कर दिया। फिर से सुन एक बार, ऑब्जेक्ट कहां रखा था? ऑब्जेक्ट कहां रखा था? μ1 में। कहां रखा था? पहले सरफेस क्या ये आई, इसको बोल दे ए, इसको बोल दे बी, इस पॉइंट को बोल दे S1। अरे बोल दिया रे? यस। तो पहली सरफेस आई AS1B। क्या आया? AS1B। समझना, फॉर सरफेस AS1B ऑब्जेक्ट कहां रखा है? रेयर में, μ1 में, और इमेज कहां जाए? ये कहां बन रहा है? μ2 में। अरे μ2 में है ना? इस सरफेस से जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? μ2 में। तो हम क्या? μ1 μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1 डिवाइडेड बाई v डैश डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ u। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर सरफेस AS2B ऑब्जेक्ट कहां है? μ1 में कि μ2 में? ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट वाली रे तो इसमें है ना। ऑब्जेक्ट कहां है? μ2 में। अरे भाई ये पूरा μ2 था, तुमने कंपास रख के इसको यहां से कट किया है, तो इसको क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट तो μ2 में रखा हुआ है ना। कहां रखा हुआ है? μ2 में। तो क्या लिखेंगे? μ2 μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r2 डिवाइडेड बाई v डिवाइड बाई माइनस u डैश माइनस ऑफ v डैश। पहले वाले से जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए क्या करेगी? ऑब्जेक्ट। क्या करेगी? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो गैप देख रहे हो ना, ये बहुत छोटा गैप है। चाहे यहां से डिस्टेंस नापो, चाहे यहां से डिस्टेंस नापो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे मिड से नापो, कोई खास चेंज होने वाला नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम सारी डिस्टेंसेस मिड से नापेंगे, और इसका नया नाम रख दिया जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम रख दिया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। तो जो वी डैश यहां से है वही वी डैश यहां से भी होगा। इसी वजह से यहां पे हमने क्या लिख दिया? वी डैश। लाइट कहां से कहां गई थी दूसरी सरफेस के लिए? μ2 से μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाई r2 डिवाइड बाई v डिवाइड बाई माइनस v डैश। अरे क्लियर है क्या? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, क्या बना? माइनस ऑफ μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 माइनस μ2 माइनस μ1 बाई r2। यहां माइनस क्यों आया? समझ आया? ये मत सोच लेना घटा दिया है, ऐसे तो नहीं सोचोगे ना। यहां बस क्या पलट दिया? μ2 माइनस μ1। अरे नहीं आया, बस हो गया, खत्म, डन। अरे क्लैरिटी है? ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। अच्छा ये बताओ, एक लेंस है μ2 अपॉन μ1 देख रहे हो ना, 1/μ2 देख रहे हो ना। एक लेंस है वो हवा में है, उसको मैं उठा के पानी में डाल दूं, क्या उसका फोकस चेंज होगा? नहीं होगा। एक गधेड़े, सामने लिखा हुआ है 1/μ2। 1/μ2 में चेंज करूंगा तो फोकस चेंज नहीं होगा। कॉमन सेंस तो लगा भाई, मिरर थोड़ी पढ़ रहे हो। मिरर का फोकस क्या मीडियम पे डिपेंड करता है? नहीं। मिरर का फोकस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, उसको बस एक बात से मतलब है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। लेंस का फोकस क्या मीडियम पे डिपेंड करेगा? अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो फोकस चेंज होगा। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, यहां ऐसा कुछ, यहां सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर। क्लियर है ना? सोचो, अगर 1/μ2 1 से बड़ा है, अगर 1/μ2 1 से बड़ा है, तो फोकस
पॉजिटिव, तो फोकस पॉजिटिव। अरे क्लियर है क्या? लेंस का नेचर कैसा? कन्वर्जिंग। लेंस का नेचर कन्वर्जन। अगर फोकस पॉजिटिव, लेंस का नेचर कन्वर्जिंग। अगर फोकस नेगेटिव, तो लेंस का नेचर डाइवर्ज। वो किस पर डिपेंड करेगा? 1μ2 पर और R1 और R2 पर। अरे क्लैरिटी है? तो कृपया करके कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो पढ़ाया था उस पर थोड़े सवाल बना के आइएगा, तो अगली वाली क्लास में ये आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। बहुत आसान है, ठीक है ना? कल कौन सा दिन है? कल फ्राइडे है ना? कल लेंस खत्म हो जाएगा। अरे सब बताएंगे भाई, क्या टेंशन लेते? उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हार्ड एंड फास्ट सैटरडे, नहीं तो मंडे हमारा ऑप्टिक्स डन। उसके बाद पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना? 20 तारीख के पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पूरा हो जाए और उसकी शॉर्ट नोट्स बन जाए, ठीक है ना? हो जाएगा। अभी आज कितनी तारीख है? तो 9 है यार, 10 11 12 हो जाएगा। हाँ, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बोलो। हाँ, वेव्स का। हाँ दो क्या क्या? हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से अभी बताऊंगा कल वाली क्लास में।